दोस्तों, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स रहे हैं पिछले एक महीना में, लास्ट मतलब जब से स्टार्ट हुआ था ये पहलगाम अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, उसके बाद से इंडिया ने जब 7 मई को अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, तब से जितने भी डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स हैं काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। सारे स्टॉक्स, चाहे वो HAL हो, चाहे BDL हो, मझगांव डॉक हो या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो। बट आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जो कि शिपिंग से रिलेटेड स्टॉक है। मतलब इंडियन नेवी को जितने भी वारशिप्स या कार्वेट्स, जो भी इनके इक्विपमेंट्स होते हैं इंडियन नेवी को ज़रूरत होती है, उनके ज़्यादातर जो ऑर्डर्स होते हैं वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को ही मिलते हैं। और यही कारण है कि जब से वार लाइक सिचुएशंस बनी है इंडिया और पाकिस्तान की, तब से मतलब अभी एक मंथ भी नहीं हुआ, उसमें 71% के आसपास रैली स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। और आज की अगर बात की जाए, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 30 मई है, इसमें अगर कंपेयर करें तो 30 अप्रैल को, मतलब जस्ट एक मंथ पहले, ये स्टॉक 1900 रुपये में ट्रेड कर रहा था। और अभी आज एक महीना हुआ, जस्ट 30 मई है आज, स्टॉक का प्राइस है 3000 रुपये का। मतलब अगर कंपेयर करें तो लगभग आप बोल सकते हैं कि 60% के आसपास यहाँ पर रिटर्न जो भी इन्वेस्टर थे विद इन अ मंथ मिल गया है। तो इसके रीजन समझेंगे, क्या ऐसे रीजन्स बने। और भी डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स है जो काफ़ी अच्छी रैली जिन्होंने दी है, बट ये स्पेसिफिक ऐसा स्टॉक है जिसमें ऑलरेडी इतनी अच्छे रिटर्न्स मिल चुके हैं एक महीने के अंदर, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। तो उन टारगेट्स की भी बात करेंगे, या अगर इस लेवल से नीचे भी स्टॉक जाता है तो कहाँ तक आपको सपोर्ट मिल सकता है, मतलब सपोर्ट लेवल्स की भी बात करेंगे, कहाँ कहाँ ऐसा प्राइस आ जाए GRSC का जिसके बाद आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बचना पड़ेगा, या जो पैसा आपका इन्वेस्टेड है उसको थोड़ा थोड़ा करके आप जो है घटा सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लेवल्स की हम बात करेंगे इस वीडियो में, और उसके पहले इसके फंडामेंटल्स भी जानेंगे और कितना स्ट्रॉन्ग इनका ऑर्डर बुक है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर इनको जो प्रोजेक्ट्स हो गए वो कंप्लीट करेंगे, और जिसकी वजह से इनके फाइनेंशियल्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। इन सब पूरी डिटेल स्टॉक के बारे में समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जो फंडामेंटल्स हैं, मार्केट कैप 35,000 करोड़ के आसपास का है प्रेजेंट में। अगर करंट प्राइस की बात की जाए तो जो करंट प्राइस है स्टॉक का 3026 पे ट्रेड कर रहा है। अगर 52 वीक हाई और लो की बात की जाए तो 52 वीक लो में 1148, जो कि अभी जब बहुत ज़्यादा FIIs की बिकवाली देखने को मिली थी, FII ने अपना स्टेक जो है इस पूरे ओवरऑल इंडियन इक्विटी मार्केट से डिक्रीज करना स्टार्ट किया था अक्टूबर 2024 से लगभग मार्च 2025 तक। मतलब लगभग 5 से 6 महीने तक FII ने कंटिन्यू इंडियन इक्विटी मार्केट से अपना पैसा जो है निकाला था। उसी टाइम पे इसने अपना 52 वीक लो टच किया था 1148 का। उसके बाद से अभी जो एक या दो दिन पहले ही इसने अपना 52 वीक हाई 3147 का लगाया है। अभी करंटली 3000 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक की अगर PE की बात की जाए तो अभी डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं सबका PE हाई है, लगभग 50 के आसपास ही सबका PE चल रहा है, 40 से 60 के रेंज में। तो इसका भी PE लगभग 65-66 का है। तो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं जितने भी डिफेंस रिलेटेड हैं, बट इनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं या फ्यूचर ऑर्डर बुक्स हैं उनकी वजह से इतना ज़्यादा डिमांड बना हुआ है इन स्टॉक्स में कि इन्वेस्टर्स अभी भी इनकी बाइंग कर रहे हैं और PE की चिंता नहीं कर रहे हैं। तो ये PE जो रेशियो है वो थोड़ा ओवर वैल्यूड साइड तो है, बट इसके रीजन्स भी हैं इसके ओवर वैल्यूड होने के। बुक वैल्यू की बात की जाए तो 182 रुपीज़ की है। डिविडेंड कुछ खास इसका रहता नहीं है। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सॉरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38%, ये बहुत शानदार है। मोर देन 20% कैपिटल ROC बहुत अच्छा माना जाता है, और यहाँ तो 40% है, मतलब जस्ट डबल है। ROE भी 28 का है, जो कि काफ़ी शानदार माना जाता है। तो फंडामेंटल्स तो कंपनी के बहुत ही स्ट्रांग है। बस एक चीज़ थोड़ा सा चिंताजनक है, वो है PE रेशियो की। थोड़ा यहाँ से दिख रहा है कि स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है, बट इसके रीजन्स भी हैं बहुत सारे, तो उनको डिस्कस करेंगे। और FII की आपने वैल्यू तो समझ ही ली होगी। जब से इंडियन इक्विटी मार्केट में FII ने बिकवाली शुरू की थी, लगभग आप मान के चलिए अक्टूबर 24 से मार्च 2025 तक कंटिन्यू इंडियन इक्विटी मार्केट में डिक्रीज देखने को मिला था। और निफ्टी की अगर केवल बात की जाए तो 17 से 18% निफ्टी 50 में डिक्रीज देखने को मिला था।
सिर्फ एफआईआई की बिकवाली की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन केवल एफआईआई की बिकवाली ही थी। तो इससे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस स्टॉक में भी देखा जाए कि एफआईआई का ट्रेंड क्या रहा है, एफआईआई ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है कि डिक्रीज़ किया है। तो यहाँ पर शेयर होल्डर जो हैं प्रमोटर्स, उनका कुछ चेंजेस नहीं है, क्वार्टरली बेसिस पे सेम ही रहा है, उसमें कोई अप या डाउन देखने को नहीं मिला है। प्रमोटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि एक पीएसयू कंपनी है तो प्रमोटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, तो इनका कोई स्टेक जो है बेचा नहीं गया है। एफआईआई की इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे लगातार 3 से 4 क्वार्टर में इंक्रीज ही देखने को मिला है। अगर सितंबर क्वार्टर में देखें तो 3.65% की शेयर होल्डिंग थी, जो कि बढ़कर दिसंबर में 3.71% की हो गई, और उससे ज़्यादा इंक्रीज होकर मार्च अभी प्रेजेंट क्वार्टर जो चला, जिसमें रिजल्ट्स भी आए हैं, इसमें 3.85% की हो गई। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न भी बना कि एफआईआई अपना स्टेक इस कंपनी में इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए अच्छी रैली के लिए और सपोर्ट मिल गया। और भी अदर रीजन्स हैं, उन सबको समझेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, क्योंकि ओवरऑल कुछ भी हो, कितना भी पढ़ाई कर लें आप, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, लास्ट में मायने तो रखते हैं कि आपके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स ही सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी स्टॉक के एनालिसिस के लिए, कि पिछले क्वार्टर्स में, कई क्वार्टर्स में कैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उसको कंटिन्यू ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, रेवेन्यू अच्छे हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक के प्राइस को आगे ले जाने में या डिक्रीज करने में, अगर ख़राब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट्स आए हैं अभी मार्च क्वार्टर के, उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 1015 करोड़ से पिछले क्वार्टर में जो था उससे बढ़ के 1642 करोड़ हो गया। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 62% का ग्रोथ कंपनी ने अपने रेवेन्यू में दर्ज किया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल के आया कि कंपनी, और भी दूसरे फैक्टर्स भी हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर Q4 का रिजल्ट्स बहुत ही शानदार रहा है। एबिटा इनका लगभग 166 से बढ़ के 335 करोड़ का हो गया। इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर ग्रोथ देखा जाए तो लगभग 101% के आसपास की ग्रोथ, बहुत ही शानदार। तो रेवेन्यू भी बहुत अच्छे, एबिटा भी बहुत अच्छा, और प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए तो इनका 114 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में, जो कि डबल होकर 244 करोड़, मतलब 118% के आसपास इनका पैट में जो है इंक्रीज देखने को मिला। तो तीनों पैरामीटर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनेंशियल्स को दिखाते हैं, तीनों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा कंपनी का ओवरऑल, ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न रहा। और दूसरे रीजन्स का अगर समझा जाए सॉरी, तो इनके जो ऑर्डर बुक हैं, क्योंकि ऑर्डर फाइनेंशियल्स तो आपके करंट सिचुएशन बता रहे हैं, मान लीजिए जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके, तो वो करंट सिचुएशन बता रहे हैं कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर में कैसा रहा था, या अभी के मतलब प्रेजेंट तक, मतलब जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं तब तक कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया ये दिखा रहा है। बट ऑर्डर बुक क्या दिखाता है कि आने वाले टाइम में कंपनी के पास कितने ऑर्डर हैं। कंपनी के पास अगर ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, इसका मतलब उसको फ्यूचर में भी काम मिलते रहेगा, और काम मिलते रहेगा, प्रोडक्शन अच्छा होता रहेगा, इक्विपमेंट्स की सप्लाई करती रहेगी अगर गार्डन रिसीव बिल्डर्स, तो उसके फाइनेंसेस तो अच्छे होंगे ही, क्योंकि अगर सामान बेचेंगे तभी तो उनको रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो प्रॉफिट अच्छा होगा। तो ऑर्डर बुक भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आने वाले टाइम में, और इसी को जो इन्वेस्टर्स होते हैं इसी को जो है बेसिस बना के और ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि स्टॉक का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है। और वही सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पे जो हमने देखा था अभी पिछले स्लाइड में, कि जो गार्डन रिसीव बिल्डर स्टॉक है उसका जो पी रेशियो था वो 65 के आसपास अभी पहुँच गया है, और 65 तो ओवर वैल्यूड माना जाता है, मतलब ज़्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और यही सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है इसके ओवर वैल्यूएशन होने का, क्योंकि इसके ऑर्डर बुक्स स्ट्रॉन्ग है, और सभी इन्वेस्टर्स को लगभग लगभग पता है कि ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से इसमें और ज़्यादा एक जो ओवर वैल्यूएशन होने के बाद भी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं लोग, और इसी की वजह से और ज़्यादा जो है ओवर वैल्यूएशन होता जा रहा है, और पी रेशियो कंपनी का बढ़ता जा रहा है कंटिन्यू। तो देखिए इनके अगर इम्पोर्टेंट जो ऑर्डर बुक्स अभी इनको रिसीव हुए हैं उनके बारे में अगर बात करें, L1 बिडर मतलब लोवेस्ट बिडर ये बने हैं किसके, NGC, नेक्स्ट जनरेशन कार्वेट्स। कार्वेट्स क्या होते हैं, एक तरह से वारशिप्स ही होते हैं, बट थोड़ा सा मैन्यूवरिंग ईजी हो जाए इसके लिए छोटे जो वारशिप्स होते हैं उनको कार्वेट्स बोला जाता है।
तो गार्डन शिप बिल्डर्स इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज दैट द कंपनी हैज़ बैक्ड 25,000 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम इंडियन नेवी। ये 25,000 करोड़ का जो ऑर्डर है वही नेक्स्ट जनरेशन कार्वेट्स बनाने के लिए ही है, जो अभी रिसेंटली इनका जो है इंडियन नेवी ने इनको ऑर्डर्स दिए हैं। और 25,000 करोड़ का जो इनका अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो जो कंपनी है उसका मार्केट कैप 30,000 करोड़ के आसपास है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके टोटल मार्केट कैप के आसपास ही लगभग इनको इंडियन नेवी की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुए हैं। अब बताइए कितना ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी में। और अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द ओपनिंग ऑफ कॉमर्शियल बिड्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ 8 नेक्स्ट जनरेशन कार्वेट्स NGC। इसमें 8 जो है नेक्स्ट जनरेशन कार्वेट, जो ये 25,000 का ऑर्डर है इनका, इनको रिसीव हुआ है। 8 नेक्स्ट जनरेशन कार्वेट्स बनानी है इनको। द कॉमर्शियल बिड्स और ओपन बिकम द लोवेस्ट बिडर कंस्ट्रक्शन ऑफ NGC, यही NGC सेम जो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स है फॉर इंडियन नेवी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसेंट ऑर्डर रिसीव हुआ। और भी इनके बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग हैं और उनको आने वाले टाइम में ये एग्जीक्यूट करेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे इनके फाइनेंशियल्स जो है होने वाले हैं। इसके बाद और अगर रीजन्स की बात की जाए क्यों इतना ओवर वैल्यूड है स्टॉक, या इतना जो है इसमें अच्छी तेज़ी देखने को क्यों मिली पिछले 1 या 1.5 महीने में, तो और अगर ऑर्डर बुक्स की बात की जाए तो मार्च 31, 2025 तक अगर इस ऑर्डर जो 25,000 का ऑर्डर रिसीव हुआ है ये इंडियन नेवी से कार्वेट्स बनाने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन कार्वेट्स बनाने के लिए, उसको भी अगर छोड़ दिया जाए तो इनके पास ऑलरेडी लगभग 22,500 करोड़ के आसपास ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं इनके पास। अगर इनके ऑर्डर बुक जो है 22,500 करोड़ के आसपास, इसको अगर डिटेल में समझे कि क्या क्या इनको बनाना है, किस किस के लिए ऑर्डर्स हैं, तो उसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट 9 प्रोजेक्ट हैं जिनके टोटल जो ऑर्डर वैल्यू है 22,500 करोड़ की है। इनमें से 9 प्रोजेक्ट्स इनको बनाने हैं। इन 9 प्रोजेक्ट्स में क्या है, 16 वारशिप्स बनानी है इनको फॉर इंडियन नेवी, 3 P-17 अल्फ़ा फ्रेजेट्स बनाने हैं, 7 एंटी टैंक सबमराइन बनाने हैं, 2 सर्वे वेसल्स बनाने हैं, 4 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बनाने हैं। ये सारे इनको इंडियन नेवी को सप्लाई करने हैं और जिसकी अगर फाइनेंशियल वैल्यू देखा जाए तो 22,500 करोड़ के आसपास है। P-17 ब्रावो फाइटर्स की, जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू की अगर बात की जाए तो लगभग 70,000 करोड़ की है, जिनकी जो 8 यूनिट्स हैं वो भी इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। अभी इसको फाइनलाइज नहीं किया गया, इसलिए इसमें आपको शो नहीं कर रहा है कि 22,600 जो करोड़ का उनका ऑर्डर बुक है उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है 70,000 करोड़ का। तो आने वाले टाइम में ये ऑर्डर भी कंपनी को, GRAC को मिल सकता है। नेक्स्ट जनरेशन कार्वेट्स का इसका तो बात किया ही मैंने, अभी 40,000 करोड़ के आसपास जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं उसमें से इनको 25,000 करोड़ के आसपास का पार्टिसिपेशन है। 18 नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल्स भी बनाना है जिनकी फाइनेंशियल वैल्यू 3,000 करोड़ के आसपास रहने वाली है। 5 नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल्स बनाना है जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू 3,500 करोड़ के आसपास रहने वाली है। 31 वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट बनाने हैं जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू 3,000 करोड़। 12 माइन काउंटर मैनूवर्स वेसल बनाने हैं जिनकी फाइनेंशियल वैल्यू 32,000 करोड़ की रहने वाली है। एंड सेवरल स्मॉल प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑफ 1,500 से 3,000 करोड़ के आसपास। तो देख रहे हैं कि इसमें आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है कि इनको बहुत हैवी ऑर्डर और बड़े बड़े ऑर्डर्स 70,000 करोड़ के और यहाँ पे 30,000 करोड़ का, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं। ये 30,000 40,000 करोड़ के, 40,000 करोड़ का ऑर्डर एक है। ये जब कंपनी का मार्केट कैप ही टोटल 30,000 करोड़ का है और इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिलेंगे तो आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो है इनको फाइनेंशियल कितने अच्छे होने वाले हैं और प्रॉफिट और रेवेन्यू कितना अच्छा होने वाला है। और इसी को आज के दिन मार्केट जो है फ्यूचर को जज कर लेता है, फ्यूचर कैसा होने वाला है, और उसी के हिसाब से आज के दिन वैसा इन्वेस्टर्स करने लगते हैं। और यही सबसे इम्पोर्टेंट रीजंस बन रहे हैं कि आज के दिन जो अभी में इसका करंट में जो PE रेशियो है वो 65 का है, मतलब ओवर वैल्यूएशन अभी से ही कर दिया गया है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर कंपनी की अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो वो एक मंथ में इनका रिटर्न लगभग 55% का रहा है।
1 ईयर का रिटर्न 115% के आसपास रहा है। 5 साल का लगभग 20 गुना कर दिया इन्वेस्टर्स का पैसा इसने, और 2015% के आसपास रहा है। वहीं अगर ऑल टाइम कंपनी जो है 2018 में रजिस्टर हुई थी BSE में, ऑल टाइम अगर देखा जाए इनका रिटर्न तो लगभग आप बोल सकते हैं कि 3000% या 30 गुना जो है इन्वेस्टर्स का पैसा केवल, अगर 18 से देखें तो 7 ही साल तो हुए, तो 7 ईयर्स में इन्वेस्टर्स का पैसा 30 गुना कर दिया है। तो अब इसके बाद फ्यूचर्स की अगर बात की जाए कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं क्या उनको बने रहना चाहिए, अगर बने रहना चाहिए तो कब तक, क्या ऐसे सपोर्ट्स या क्या ऐसे रजिस्ट होने चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के, कि जिसके बाद थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा या थोड़ा सा डर के इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन अगर लेवल्स की बात की जाए तो इनका जो बहुत सारी जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं मार्केट के, उनका कहना है जो सपोर्ट लेवल है स्टॉक के लिए वो लगभग 2630 रुपये का है। मतलब 2630 के अगर नीचे आता है तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है 2500 रुपये के आसपास। अगर इससे नीचे फिर अगर स्टॉक जाता है तो फिर थोड़ा सा आपको कॉशियस होना पड़ेगा और अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको धीरे धीरे एक फेज्ड मैनर में डिक्रीज करना होगा। तो ये तो हुई सपोर्ट की बात कि कहाँ पे स्टॉक को सपोर्ट मिल रहा है, और बहुत कम चांसेस है कि स्टॉक जो है तो 2500 के नीचे जाए, क्योंकि इतना हैवी ऑर्डर बुक है और इतने अच्छे फाइनेंशियल्स हैं कंपनी के, रिजल्ट्स जो रिलीज किए हैं, बहुत ही कम चांसेस है। अब ऊपर की तरफ अगर बात कर लें कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, और रेजिस्टेंस का एग्जांपल तो आपने 1-2 दिन पहले देख ही लिया होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस एक्सपर्ट्स ने बताया है वो रेजिस्टेंस का लेवल है, सबसे पहला लेवल है 3100 का। अब 3100 के लेवल को तो GRSE का जो शेयर है उसने 2 दिन पहले ही टच कर लिया था, 3100 को क्रॉस भी कर गया था, बट वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब जो इसका रेजिस्टेंस है 3100 के लेवल का, उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है स्टॉक। इसका मतलब उसके ऊपर जाना इसका बहुत टफ है, अभी वहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है। अगर 3100 के लेवल को क्रॉस करता है तो उसके बाद फिर कोई जल्दी इसको रेजिस्टेंस कोई नज़र नहीं आ रहा है, फिर ये फ्री फ्लो में ऊपर किसी भी लेवल तक जा सकता है। और कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का, या मैंने कहीं पढ़ा भी था कि उसमें अगर टारगेट की अगर बात की जाए तो 2027 मतलब 2 साल बाद जो टारगेट प्राइस है इसका लगभग 9000 रुपये है। गार्डन ऋषि बिल्डर्स का शेयर जो है 9000 तक पहुंच जाएगा 2027, मतलब 2 साल के अंदर अंदर 3 गुना आपका पैसा यहाँ से होने के चांसेस हैं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस रहा गार्डन ऋषि बिल्डर का। आपको केवल सेफ़ रहना है कि 2500 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो वहाँ थोड़ा सा सेफ्टी आपको दिखानी है, और अगर 3100 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको आने वाले टाइम में भी मिल सकते हैं। तो धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।